Hello everyone. So in this lecture I'll be talking about the CP you are supposed to complete. जिस तरह पहले भी बात हुई थी, CP wasn't initially the part of your Thermo 1 course, but क्योंकि अब मिड टर्म नहीं है तो उसकी जो वेटेज शिफ्ट कर रहा हूँ मैं वो CP की तरफ कर रहा हूँ. So it is 25%. It has 25% weightage of your final grade. ठीक है, तो you have to take it very seriously और इसीलिए plagiarism from students, internet or any other resource will result in 0 mark out of 25% absolute. तो I again tell you guys to be very careful about it कि plagiarism ना हो, इसमें copying ना हो. ठीक है, overall जो statement of आपके project की CP is simply complex engineering problem, so it is your semester project. You are required to make an Excel-based steam table calculator and design a radiator-based heating cooling system for a house. What is a radiator? Radiator जिस तरह आपकी classes में जो heating के लिए वो एक device लगी हुई है जिसमें pipes आ रहे हैं, that is a radiator. ठीक है, मैं आगे भी आप लोगों को बता दूंगा. 4 groups हम बनाएंगे. You are I guess 40, so we'll have group of 10 persons, 10 students. Let's talk about tasks. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारा प्रोजेक्ट और इसके बाद भी आप लोगों को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो यू कैन आस्क मी. पहली टास्क, मेक एन एक्सेल बेस्ड स्टीम टेबल कैलकुलेटर. द कैलकुलेटर शुड हैव प्रेशर, टेम्परेचर, specific volume, internal energy, enthalpy and dryness fracture in SI units suitable for each variable. ठीक है, लाइक प्रेशर के लिए किलो पास्कल, इंटरनल एनर्जी के लिए किलो जूल्स पर केजी. तो जिस तरह स्टीम टेबल में जो यूनिट्स यूज होती हैं उन्हीं यूनिट्स के हिसाब से. ड्राइनेस फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती. It should also tell the state of the system, that is saturated, liquid or superheated etc. Entropy is not required. आपके स्टीम टेबल में एंट्रोपी भी है पर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे. बेसिकली अपने ऐसा कैलकुलेटर बनाना है जिसको आप जब दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यू दे दें इनमें से, ठीक है, तो वो आपको बाकी वैल्यूज कैलकुलेट करके दे दे. ऑलराइट, और आपने ये एक्सेल पे बनाना है. उसने आपको स्टेट भी बतानी है फर्दर मोर. ठीक है, द कैलकुलेटर नीड्स टू बी मेड फॉर सैचुरेटेड वाटर, सैचुरेटेड मिक्सचर, सैचुरेटेड वेपर एंड सुपरहीटेड स्टीम. अगर आप अपने स्टीम टेबल देखेंगे तो ये 2 टेबल्स की बात करूं आउट ऑफ 3. आपके पास एक सैचुरेटेड टेबल होता है, एक कंप्रेस्ड होता है और एक सुपरहीटेड होता है. कंप्रेस्ड को हम कंसीडर नहीं कर रहे. जो सैचुरेटेड है मैंने वाटर मिक्सचर वेपर इसलिए लिख दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, लेकिन ये एक ही टेबल में सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपके पास स्टीम टेबल है. एंड देन यू विल हैव अ सुपरहीटेड टेबल. डाटा जो आपने स्टीम टेबल लेना है वो आप जो गूगल क्लासरूम में मैंने अपलोड किया हुआ है आप वो भी ले सकते हैं. वो पीडीएफ फॉर्म में. अगर आपको एक्सेल की फॉर्म में मिलता है तो आप एक्सेल की फॉर्म में भी ले सकते हैं. बेसिकली आपने सारा स्टीम टेबल एक्सेल शीट में ही डालना है. ठीक है, एक्सेल फाइल में डालना है. आप सैचुरेटेड के लिए एक शीट यूज कर सकते हैं, सुपरहीटेड के लिए दूसरी शीट यूज कर सकते हैं और जो कैलकुलेटर है वो थर्ड शीट होगा. ठीक है, वैसे हमें स्टीम टेबल्स खुद देखने पड़ते हैं. तो कैलकुलेटर का मकसद क्या है, वही जो 2 वैल्यूज आपको गिवन है और आप स्टीम टेबल खुद देखते हैं ये ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके दिखा दे. द कैलकुलेटर शुड बी एबल टू सिंगल एंड डबल इंटरपोलेशन. सिंगल इंटरपोलेशन तो मैंने आपको बताई है. यू गाइस नीड टू फिगर आउट व्हाट इज डबल इंटरपोलेशन और ये कैसे होती है. इट इज आल्सो वेरी बेसिक. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, but you guys have to figure it out. In order to complete this CP, you guys have to know and realize कि CP बहुत open ended चीज होती है और इसमें आप स्टूडेंट्स को इंटरनेट सर्च, एक दूसरे से डिस्कशन, बहुत कुछ शुरू करना पड़ेगा. तो इट्स ऑल अबाउट कि आप बुक से बाहर कितना रिसर्च करते हैं, आप चीज़ों को कितना समझते हैं और आपको लैबोरेटरी कितना काम कर सकते हैं. आप स्टूडेंट में आपस में मिल के डिस्कस करके कितना चीजें कर सकते हैं. सो सर ने पढ़ाया नहीं था, ये क्या होता है वो क्या होता है, CP में ये चीज नहीं आती. ऑलराइट, you guys have internet with you.
सर्च करें दो कि मैंने सीपी में ऐसा कुछ नहीं डाला खास कि आप कहें कि सर ने पढ़ाया नहीं था, बट अगर मैं डालूं भी या कोई आपको टीचर डाल के भी दे रहा है तो सीपी इज ऑल अबाउट लर्निंग अदर देन द बुक, ठीक है, अपना होराइजन मजीद ब्रॉड करना। तो पहली टास्क होगी आपकी स्टीम टेबल, आपने स्टीम टेबल कैलकुलेटर बना लिया। नाउ सेकंड टास्क इज design a radiator based heating cooling system of a house to keep the temperature at 26 degree. You have to select a house of one of the group members. आपके जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें से किसी एक का हाउस हम आप सेलेक्ट करेंगे। The house must have at least 2 rooms other than a kitchen and a drawing dining room. एक ड्राइंग डाइनिंग रूम होता है, किचन होगा, उसके अलावा कम से कम और 2 रूम होने चाहिए, बेडरूम्स जो होते हैं। The house is considered to be insulated. हम क्या कंसिडर करें कि जो हाउस है वो इंसुलेटेड है, उसमें बाहर से कोई हीट नहीं आ रही। ऑलराइट, it is desired that the temperature remains at 26 degrees centigrade for both summers and winters, ठीक है। ऑप्टिमम एक टेम्परेचर डिसाइड किया गया which is 26 डिग्री सेंटीग्रेड and you have to make sure कि आपका जो हीटिंग और कूलिंग सिस्टम है वो इसको अचीव करे। For this, you have to place a radiator in all the bedrooms, kitchen, drawing, dining rooms, and any other room you believe should have heating or cooling. आप चाहते हैं लॉबीज को भी हीट करना चाहते हैं, आप वॉशरूम्स को हीट करना चाहते हैं या कूल करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप अपने रेडिएटर्स प्लेस करेंगे। Hourly and mean monthly variation of ambient temperature is given in Appendix 1, ठीक है, ये आपका Appendix 1 है। इसमें आपके पास आवरली मीन टेम्परेचर है, ठीक है, ये ग्राफ में भी आपको शो किया गया और टेबल में भी शो किया गया है। मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी, मंथली, सॉरी माय बैड, इट इज मंथली मीन टेम्परेचर नॉट आवरली, ठीक है। ये जनवरी, फर्स्ट मंथ इज जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, जिस तरह 12 मंथ है और ये उसके मीन टेम्परेचर जो है ये आपको बताया गया है। ऑलराइट, then you have hourly temperature in terms of difference from the mean monthly value, ठीक है। हम हर मंथ में एक एक दिन कंसिडर करेंगे जो भी जो इस मीन टेम्परेचर को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब हमने पढ़ना किस तरह इसको, अब ये आवरली टेम्परेचर्स हैं विच इज डिफरेंस फ्रॉम द मीन वैल्यू। लेट्स से मैं फाइंड करना चाहता हूं कि मेरे पास जून का एक दिन है तो उसके 24 आवर्स में टेम्परेचर किस तरह वेरी कर रहा है। I'll take the value for June, this one, which is 40 degree, all right, तो ये जून की मीन वैल्यू is 40 डिग्री। अब जून का एक मैं दिन ले रहा हूं और उसके 12 आवर और 24 आवर वेरिएशन में किस तरह देखूंगा, ये वैल्यूज में 40 डिग्री से मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। मैक्सिमम टेम्परेचर लेट्स से आपके पास दोपहर के 12 बजे होने चाहिए, बट ठीक है, बट ये थोड़ा सा हो गया। इसमें हम यूँ लिख सकते हैं टाइम 1 कॉरेस्पॉन्ड्स टू लेट्स से, अगर यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर आपके पास आ रहा है तो आपके पास लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 12 है, ये 11 है, ये 10 है, ठीक है, 10 AM। बट आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन को ये इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आप फॉर एवरी आवर भी लिखेंगे तो इट वुड बी मोर एक्यूरेट। नाउ पहले भी हर आवर के हिसाब से आपकी वैल्यू मतलब जो ओवरऑल है कि 24 घंटे में ये वैल्यूज है, वो वैल्यूज तो ठीक होती पर वो डिफरेंट आवर्स को असाइन हो रही होती। नाउ आई हैव करेक्टेड इट, 1:10 AM को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है तो नाउ यू गेट राइट वैल्यूज, ठीक है। तो 40 था तो 40 प्लस 3.3 इज टेम्परेचर एट 10 AM, ठीक है। सो 43.3, 43.1, 43.8,
और इसी तरह ये 3.7 अगर हम माइनस करें तो इट इज 36.3। ठीक है, जो भी मीन वैल्यू है उसमें अपने ये वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देनी डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइन। तो आपको उस महीने के उस एक दिन की हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें उस आवर के कॉरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर मिल जाएगा। ऑलराइट, और आप हर महीने की इसी तरह करेंगे। ये जो वेरिएशन है इसको हमने कांस्टेंट रख लिया है कि मीन वैल्यू से प्लस माइनस का यही डिफरेंस रहेगा, और हर महीने के लिए हम ये मीन वैल्यू लेंगे और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये पूरे दिन में 24 आवर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है इस ग्राफ को यूज करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपने देखा जिस तरह टेम्परेचर कभी 36 है कभी 40 है, इसी तरह विंटर्स में आपके पास जो मीन टेम्परेचर्स हैं वो देख सकते हैं आप 20 जा रहा है, 25, 17, 20, 24। तो विंटर्स में आपको हीटिंग चाहिए होगी और समर्स में कूलिंग चाहिए होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस टेम्परेचर 26 डिग्री आपने करना है। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, it is assumed that every room is at the temperature given in appendix 1 at the start of an hour, even if it was cooled heated to the desired temperature in the previous hour। रात के 9 बजे आपको टेम्परेचर मिला जून में लेट से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, आप उसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आए थ्रू योर हीटिंग एंड कूलिंग, और बेसिकली आपने सिर्फ रूम की हीट, रूम की जो एयर है उसको कूल डाउन करना है। तो आपने इसमें जो रूम का साइज है वो भी इंपॉर्टेंट एक इसमें फैक्टर है, क्योंकि रूम का साइज जितना होगा उस रूम को उतनी ज्यादा ही हीटिंग या कूलिंग चाहिए होगी। ठीक है, तो आप जो हाउस डिसाइड करेंगे उसका आपने रूम्स के साइज के हिसाब से ये चीज सिस्टम डिजाइन करना है। तो 9 बजे आपने उसको कूल डाउन कर दिया 9 PM पे, ठीक है, 26 पे ले आए। अब 10 बजे आपने ये ज्यूम करना है कि वो वापस उसी टेम्परेचर पे आ चुका है जो टेम्परेचर इन दो कर्व्स की मदद से आपने फाइंड किया था। लेट से 9 बजे 35 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 10 बजे लेट से 33 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आपने 33 डिग्री सेंटीग्रेड से अगेन उसको अब 26 पे लाना है फॉर 10 PM। 11 PM पे आप अगेन ये ड्रिल करेंगे। ठीक है, तो फॉर एवरी आवर आपने ये ड्रिल करनी है। प्रीवियस आवर में जब उसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड में ले आए हैं, अगले आवर के स्टार्ट में हमने अज्यूम करना है कि वो वापस उसी टेम्परेचर पे आ चुका है घर, जो कि ये टेम्परेचर्स हैं, इनकी मदद से आपको टेम्परेचर मिल रहा है। ऑलराइट, now you have to draw a schematic of water flow within the house, which room is heated cooled first, which room is heated cooled after that, and so on. The cooling heating water enters house using one inlet and leaves using one outlet only. Also there is a single pipe passing through house connecting inlet and outlet। ये overall schematic बनाई हुई है। ठीक है, आपने बताना है आपके घर से ना सिर्फ एक पाइप जा रहा है, एक साइड से वो एंटर हो रहा है, दूसरी साइड से लीव कर रहा है। जब वो हाउस में एंटर हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो पैरेलल पाइपिंग में डिस्ट्रीब्यूट होके 2 कमरों में जा रहा है, नहीं, वो एक कमरे से होके जाएगा, फिर दूसरे कमरे में, फिर तीसरे कमरे में, एंड यू डिफरेंट कमरों से होते हुए फाइनली वो एग्जिट कर जाएगा। तो इट्स अ सिंगल पाइप। तो आपने बताना है कि किस रूम में वो पहले आ रहा है, किस रूम में सेकंड आ रहा है। ऑलराइट, since water is supplied from underground source, its temperature remains fixed throughout the year at 30 degrees centigrade. In summers, water is cooled to 10 degrees centigrade before supplying. In winter, it is heated to 60 degrees centigrade before supplying to the house. Water must exit the house at 30 degrees centigrade. Underground water है, अब पाइप एक ही आ रहा है, ये सिर्फ फ्लो डायग्राम इन अ सेंस ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, समर में आप उसको कूल करके भेजेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड आए अंडरग्राउंड वाटर, उसको आपने कूल किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक, हाउस में भेजा और वो एग्जिट 30 डिग्री सेंटीग्रेड में करेगा। विंटर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड को आप मजीद हीटअप करेंगे टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउस को सप्लाई करेंगे और हाउस पे वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ही एग्जिट करेगा। हाउस के अंदर जो पाइपिंग है, समझो एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, एक रूम इधर है, तो पाइप पहले इस रूम में जाएगा, फिर इस रूम में, फिर इस रूम में, फिर एग्जिट करेगा। वो वाली स्कीमेटिक आप लोगों ने मुझे बना के देनी है। तो इसमें ओवरऑल हमने स्कीमेटिक की बात की है, जो कैलकुलेशंस हैं वो आप हम यहाँ पे बात करते हैं। डिलीवरेबल्स, सिंगल एक्सेल फाइल है आप एक मुझे देंगे जिसमें आपको सैंपल प्रोवाइड भी किया गया, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद एक्सेल बेस्ड टीम टेबल कैलकुलेटर, जो कि हमने पहले में बात की थी, जो ये चीज है। इसके अलावा जो पॉइंट 2 है, इससे रिलेटेड आपने calculation of mass flow rate of water as that so that water takes less than 30 minutes to bring any room to the required temperature। ठीक है, mass flow rate remains constant throughout the house, क्योंकि आप एक पाइप यूज कर रहे हैं
तो जो हाउस में एक दफा मैस फ्लो रेट एंटर हो गया वो थ्रू आउट द हाउस सेम रहेगा। हर रूम को हम जब हीट या कूल करेंगे तो वो 30 मिनट से जल्दी हो जाना चाहिए। इट इज समहाउ शोइंग कि मे बी हर रूम डिफरेंट टाइम लेगा। यस, बिकॉज ऑफ टू रीजंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज अ चांस कि हर रूम का साइज सेम ना हो, एंड सेकेंडली जब आपका वाटर पहले रूम में आया, लेट्स से इन अ विंटर, तो वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड में है, वो जब उस रूम को एग्जिट कर रहा है तो मे बी वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा चुका है, ठीक है, उस रूम को उसने जब हीट अप किया, खुद वो कूल डाउन हो गया। तो अगले रूम में जब वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाएगा तो अब वो मजीद ज्यादा टाइम लेगा उसको हीट अप करने के लिए, क्योंकि पहले रूम पे वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड में एंटर हुआ था, अब वो 50 हो रहा है। इसी तरह लास्ट रूम में वो सबसे लो टेम्परेचर पे एंटर होगा, लेट्स से 45 पे। ऑलराइट, तो अगर सारे रूम्स का साइज सेम है तो लास्ट रूम को हीट अप होने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जो रूम सबसे स्लो हीट या कूल हो रहा है वो भी 30 मिनट से कम ले, ठीक है। सो ये आपका डिजाइन क्राइटेरिया कि 30 मिनट से ज्यादा टाइम ना लगे। मैस फ्लो रेट हाउस के अंदर तो सेम रहेगा, हाउ एवर इट कैन चेंज फ्रॉम एवरी आवर। एक घंटे के में जो आपने लेट्स से 9 PM पे आपने जो वाटर मैस फ्लो रेट सप्लाई करना है वो आपने कांस्टेंट सप्लाई करना है थ्रू आउट द हाउस, उसको कूल डाउन या हीट अप करने के लिए। अब जब 10 PM आया है तो आप डिफरेंट मैस फ्लो रेट सप्लाई कर सकते हैं। वी आर अज्यूमिंग कि हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम लगा हुआ है जो कि उस मैस फ्लो रेट को चेंज कर सकता है। कैलकुलेशन इज टू बी परफॉर्म फॉर एवरी आवर ऑफ अ डे फॉर ईच मंथ, ठीक है। हर मंथ में एक दिन के लिए 24 घंटे जो है वो हमने करना है, तो 24 घंटे एक दिन के, वो महीना कवर हो गया। हर महीने का हमने सिर्फ एक दिन करना है, तो 24 घंटे एक दिन के, 24 घंटे दूसरे महीने के एक दिन के, फिर 24 घंटे तीसरे महीने के एक दिन के। तो यूं 24 into 12 कैलकुलेशंस आप करेंगे और इसके अगेन एक्सेल शीट में आपको दिखाऊंगा। द प्रोसेस माइट रिक्वायर आइटरेशन, सो यू कैन ऑल्सो assume a value and then arrive to solution with hit and trial method, ठीक है। इसमें आपको मैस फ्लो रेट नहीं पता, मजीद जब आप टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे आफ्टर एवरी रूम, लेट्स से आपके पास 3 रूम्स हैं, तो आपको पहले रूम से पहले और आखिरी रूम से एंड पे टेम्परेचर पता है बेस्ड ऑन दिस 60 and 30 लेट्स से, बट पहले रूम के एग्जिट पे क्या है, फिर दूसरे रूम के एग्जिट पे क्या है टेम्परेचर, तो ये 2 टेम्परेचर्स आ गए। तो मैस फ्लो रेट भी अननोन है, 2 टेम्परेचर्स भी अननोन है, जितने रूम ज्यादा होते जाएंगे उतने अननोन ज्यादा हो जाएंगे। तो बेस्ड ऑन 2 बेडरूम्स एंड किचन एंड ड्राइंग डाइनिंग कम से कम 4 रूम्स है, तो कम से कम 3 टेम्परेचर्स और एक मैस फ्लो रेट, एंड फाइनली जो टाइम है 30 मिनट। लेट से आप आखिरी रूम जो सबसे स्लो रूम हीट या कूल होना है उसको आप कहते हैं वो 30 मिनट्स में होगा, तो बाकी रूम्स कितने में होंगे वो टाइम भी नहीं पता। तो देयर आर मल्टीपल अननोन्स, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप जो इक्वेशंस बनाएंगे तो वो अननोन से कम होंगी इक्वेशंस, यानी आपको लेट्स से मे बी मैस फ्लो रेट या टाइम या टेम्परेचर कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगी और बाकी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो जो आप चीज कैलकुलेट करेंगे तो अगर आपको लगेगा कि वो बहुत अनरियलिस्टिक वैल्यू है तो आप फिर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि मैस फ्लो रेट भी ठीक आए, टाइम भी इससे कम आए, और टेम्परेचर जो है वो इन 2 रूम्स में लेट्स से अगर 60 या 30 है तो दरमियान में जो टेम्परेचर है वो 25 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर आपका रूम क्या नाम है, अगर आप हीटअप करना चाहें तो उसे हीटअप कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि उसका हो सकता है टेम्परेचर इसके हिसाब से ना हो। ऑलराइट, और जब आप उसको हीटअप करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर 25 से मजीद कम होगा, वो 30 नहीं आ सकता। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि 60 में एंटर हो रहा है, 30 पे एग्जिट हो रहा है, तो दरमियान में टेम्परेचर जो वेरिएशन है वो 60 से 30 के दरमियान हो। तो इन सब चीजों को कैटर करते हुए आपने इसको सॉल्व करना है। उसके लिए आपको हो सकता है थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशंस लेनी पड़े, कोई चीज एज्यूम करके सॉल्व करनी पड़े और फिर देखना पड़े कि आपकी एजम्पशन जो आपने बाकी वेरिएबल एज्यूम नहीं किया उन्हें सॉल्व किया है तो वो सॉल्यूशन क्या ठीक है, नहीं है तो आपको फिर कुछ और एज्यूम करके जाना पड़ेगा। और इनमें से आपको क्या चीज एज्यूम करनी चाहिए ये भी आप पे ही मैं छोड़ रहा हूँ कि किस चीज को एज्यूम करना बेहतर है और किस चीज को सॉल्व करना बेहतर है, ठीक है। तो मैं आपको डिजाइन थोड़ा दे रहा हूँ, जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होती है उसमें जनरली ज्यादा अननोन्स होते हैं, तो उसको हमें किस तरह सॉल्व करना है उसमें ये एस्पेक्ट भी आ रहा होता है। तो आई वांट टू टीच यू गाइस दैट पर्टिकुलर थिंग।
Then calculation of temperature of water after every room and the time required to heat each room, calculations to be performed on hourly basis for 1 day of June only. ठीक है, फिर आपने ये कैलकुलेशन के, और अगेन ये मैं आपको एक्सेल में दिखाऊंगा, ये टेबल्स मैंने बनाए हैं, उसमें आपने वैल्यूज शो करनी है, मुझे सिर्फ जून के लिए स्पेसिफिकली वैल्यू शो करनी है। हो सकता है ये सब आपने सॉल्व करना है, उसके लिए आपको ये कैलकुलेशन हर महीने के हर दिन के जो एक पर्टिकुलर डे है उसके लिए करना पड़े, बट मुझे अपने वैल्यूज सिर्फ इसकी दिखानी है कि टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर एवरी रूम एंड टाइम रिक्वायर्ड टू हीट ईच रूम। सही, तो लेट्स से आपके पास 4 रूम्स हैं, तो 4 वैल्यूज हो गई आफ्टर एवरी रूम, और 24 घंटे हो गए, तो 24 इंटू 4 वैल्यूज हो गई टेम्परेचर की, इसी तरह 24 इंटू 4 वैल्यूज हो गई टाइम की। सही, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल हीटिंग एंड कूलिंग कॉस्ट, उसके लिए सबसे पहले आपने बताना है कि आप किस डिवाइस को हीटिंग एंड कूलिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या है। अगेन जी आप इंटरनेट से देखेंगे इसकी वैल्यूज और आप इसको रेफरेंस करेंगे। एंड सुटेबल कॉस्ट फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्यूल यूज फॉर हीटिंग, आप हीटिंग और कूलिंग के लिए कोई फ्यूल यूज कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, वो कितनी यूज हुई है वो आप एस्टिमेट करेंगे और उसकी कॉस्ट डालेंगे। ठीक है, उस एस्टिमेशन में आपने एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस को भी कंसिडर करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डेली एनर्जी यूज्ड कैन बी फाउंड बाय समिंग एनर्जी यूज्ड फॉर एवरी आवर। आप हर आवर कितनी एनर्जी यूज हो रही है वो फाइंड करेंगे, उनको सम अप करके आप पूरे दिन की एनर्जी फाइंड कर लेंगे। अब वो एक दिन की एनर्जी है, लेकिन वो एक ऐसे दिन की एनर्जी है जो कि महीने के एवरेज टेम्परेचर शो कर रहा था। तो जब आप महीने की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो आप उस एवरेज वैल्यू को सिंपली मल्टीप्लाई बाय 30 और 31 और 28 कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन सा मंथ है, और उनको आप सम अप करके पूरे साल की वैल्यूज निकाल सकते हैं। ये होगी एक्सेल शीट। ठीक है, यहां तक। साथ आपने मुझे एक वर्ड फाइल भी देनी है जिसमें आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोडोलॉजी, इक्वेशंस यूज्ड एंड रेफरेंसेस ऑफ थिंग्स यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम इंटरनेट फॉर पार्ट 1 to 4 और डिलीवरेबल है। एक्सेल में आप सिंपल फॉर्मूले लगाएंगे, कैलकुलेशंस करेंगे। ब्रीफली आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज की है, क्या इक्वेशन यूज की है, वो आप मुझे वर्ड फाइल में बताएंगे इन सब का। इसके आगे आप जो स्कीमेटिक ऑफ हाउस विद रेडिएटर्स एंड वाटर फ्लो, ठीक है, आपने रेडिएटर कहाँ लगाए हैं, ये जो आपका ये पॉइंट था, रेडिएटर कहाँ लगाए हैं और वाटर किस तरह फ्लो कर रहा है, पहले किस कमरे में जा रहा है, फिर किस कमरे में जा रहा है, फिर इसका जो स्कीमेटिक है वो आपने मुझे दिखाना है। फाइनली कंपैरिजन ऑफ रेडिएटर बेस्ड हीटिंग कूलिंग विद कन्वेंशनल एसी हीटर बेस्ड हीटिंग कूलिंग। नॉर्मली हमारे घरों में रेडिएटर तो नहीं होता, एसी होता है फॉर हीटिंग एंड क्या नाम है, सॉरी, हीटर होता है फॉर हीटिंग। तो उससे आपने कंपैरिजन करना है सिस्टम का कि कॉस्ट किसकी बेहतर है, सेफ ज्यादा कौन सा है, और किसको इंस्टॉल करना आसान है, ऑपरेट करना आसान है, मेंटेनेंस। अगेन ये थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज रिक्वायर करता है जो कि आप लोग अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहते हैं, आपस में डिस्कस करना चाहते हैं, इंटरनेट से देखना चाहते हैं, ये सब उस तरह। जो वर्ड फाइल आपने देनी है, इट मस्ट नॉट एक्सीड 5000 वर्ड्स इंक्लूडिंग रेफरेंसेस, टाइटल पेज एक्सेट्रा। सीपी विल बी मार्क्ड ऑन आपने मेथोडोलॉजी आपकी कैसी थी, आपके आंसर्स कितने करेक्ट है बेस्ड ऑन योर मेथोडोलॉजी। करेक्ट आंसर एग्जैक्टली कोई भी नहीं है, लेकिन आपने जो मेथोडोलॉजी की है तो आपने उसके हिसाब से लेट्स से एफिशिएंसी की वैल्यू ठीक ली है, आपने कैलकुलेशंस ठीक की हैं। ओवरऑल इसका आंसर 2 3 4 5 नहीं है, ठीक है, देयर इज नॉट अ करेक्ट आंसर। इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी मेथोडोलॉजी कितनी सही है और आपने जो वैल्यूज प्लग इन की है वो कितनी ठीक है। फॉलोइंग ऑफ गाइडलाइंस, वर्ड लिमिट को आपने फॉलो किया है कि नहीं। ओवरऑल मैंने जितनी गाइडलाइंस बताई है कि आपने मुझे ये चीज बतानी है इस फॉर्मेट में, जो कि अगेन मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं एक फॉर्मेट सजेस्ट कर रहा हूँ, वो स्ट्रिक्ट इतना नहीं है, लेकिन उससे आप डिविएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रेजेंटेशन एंड क्लैरिटी ऑफ वर्ड एक्सेल फाइल सबमिटेड। आप, मैं जो आपको एक्सेल फाइल दिखाऊंगा उसको आप चेंज कर सकते हैं, बट मुझे जो डाटा चाहिए वो मुझे एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में और क्लियर फॉर्म में चाहिए कि मैं उसको आराम से पढ़ सकूं।
अगेन जो आप इंटरनेट से चीज उठा रहे हैं उसकी रेफरेंसिंग आप कर रहे हैं कि नहीं। ऑलराइट, तो ये हमारी सारा गो थ्रू हो गया। अब एक नजर हम एक्सेल शीट को देख लेते हैं। सेम यहाँ पे आप कैलकुलेटर बनाएंगे, उसका मैं आपको कोई फॉर्मेट नहीं बता रहा, इट्स अप टू यू, मेक इट क्लियर एंड प्रेजेंटेबल। मैं 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डालूं और मुझे बाकी सारी वैल्यूज पता चल जाए। यहाँ पे आप स्टीम टेबल्स डाल सकते हैं, मल्टीपल शीट्स पे हो सकता है, एक पे सैचुरेटेड हो सकता है, दूसरे पे सुपर हीटेड हो सकता है। अगेन ये स्टीम टेबल आप नेट से उठा सकते हैं, एक्सेल बेस्ड। कैलकुलेटर नहीं उठा सकते, आप स्टीम टेबल उठा सकते हैं। ऑलराइट, मैथ फ्लो रेट कैलकुलेशन हमने बात की थी कि हम हर महीने के लिए एक दिन जो भी मीन कह लें, मीन डे है जिस पे टेम्परेचर आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि आप ये मीन वैल्यू लेंगे और उसमें हर घंटे के हिसाब से ये वैल्यूज प्लस या माइनस कर देंगे। ठीक है, तो उस एक दिन के लिए, हर महीने के लिए एक दिन के लिए, यानी टोटल आप 12 महीनों के लिए एक एक दिन में ये वैल्यूज फाइंड कर रहे होंगे हर घंटे के लिए। तो आपने ये सारा चार्ट मुझे फिल करके देना है। अगेन इसको आप अपने हिसाब से माय अपॉलॉजीज, मैंने स्क्रीन शेयर गलत की थी। मैं आई थिंक आपको वर्ड फाइल ही शो हो रही थी। अब मैंने एक्सेल फाइल खोल रही है। तो स्टीम टेबल आप, जिस तरह मैंने कहा था कि यहाँ स्टीम कैलकुलेटर आप बनाएंगे अपने हिसाब से। स्टीम टेबल आप मल्टीपल शीट पे बना सकते हैं, एक पे आप सुपर हीटेड रख सकते हैं, एक पे आप सैचुरेटेड रख सकते हैं, और डाटा आप पीडीएफ से भी कॉपी कर सकते हैं या इंटरनेट से एक्सेल फाइल आप उठा सकते हैं। स्टीम टेबल्स के लिए आपको ये डाटा प्रोवाइड होगा, फिर कैलकुलेटर इस डाटा को यूज करके कैलकुलेशन करेगा। ठीक है, तो आप डाटा नेट से उठा सकते हैं। मैथ फ्लो रेट हम हर महीने के एक दिन के लिए कर रहे हैं, तो आपके पास 24 इंटू 12 वैल्यूज आपने मुझे कैलकुलेट करके देनी है, और आपने 12 इन सारों के कर्व्स भी बनाने हैं हर दिन का या हर महीने के हिसाब से। जो एक वो हम दिन सेलेक्ट कर रहे हैं उसका एक कर्व इस वैल्यूज का होगा, दूसरा कर्व इन वैल्यूज का होगा, तो 24 वैल्यू का एक कर्व होगा और टोटल 12 कर्व्स होंगे, जो कि हमें शो करेंगे हर महीने में विद टाइम किस तरह वेरिएशन हो रही है मैथ फ्लो रेट की। और ये 12 के 12 कर्व्स एक ही ग्राफ पे होने चाहिए, तो मेक श्योर द ग्राफ इज बिग इनफ कि वैल्यूज में आराम से देख सकूं। फिर हमने बात की थी टेम्परेचर आफ्टर ईच रूम एंड टाइम टेकन टू हीट अ रूम। ये उससे रिलेटेड है। ये सिर्फ जून के एक दिन के लिए, सॉरी हाँ, जून के एक दिन के लिए। तो ये है पॉइंट्स। पॉइंट किस तरह है, हर रूम के पहले और बाद एक पॉइंट है, दूसरे रूम के बाद जो पॉइंट है और तीसरे रूम के पहले जो पॉइंट है उसको हम एक कॉमन पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। तो आपको पहले रूम के पहले एक पॉइंट चाहिए, आखिरी रूम के बाद एक पॉइंट चाहिए, और बाकी जितने भी रूम्स हैं उनके सेंटर में एक पॉइंट चाहिए, जो कि आपने मुझे स्कीमेटिक में दिखाना है, और आपने मुझे टेम्परेचर उस पॉइंट पे दिखाना है फॉर एवरी आवर। ठीक है, इसी तरह फिर आपने क्या कर, इस पूरे के लिए एक ग्राफ बनाना है जिसमें हर पॉइंट का डिफरेंट कर्व होगा। ठीक है, तो आप एक पॉइंट के लिए जो कर्व बनाएंगे उसमें अगेन ये 24 वैल्यूज होंगी, वो एक कर्व होगा। फिर इसके लिए एक दूसरा कर्व आएगा, लेकिन ग्राफ एक ही होगा। तो इस पूरे टेबल के लिए एक ग्राफ बनेगा जिसमें होगा टेम्परेचर ऑफ अ पॉइंट, फिर होगा टाइम रिक्वायर्ड टू हीट अ रूम। इसमें भी उसी तरह वैल्यूज आप डालेंगे और आप ग्राफ बनाएंगे कि पहले रूम के लिए 24 घंटे में आपको कितना टाइम चाहिए, पहले घंटे में कितना टाइम, दूसरे घंटे में कितना टाइम। अगेन इस पूरे के लिए एक ग्राफ बनेगा with curves, number of curve equal to the number of rooms you have in your house. All right, number of points and room is for reference only। मैंने 10 लिख दिया, लेकिन एक्चुअल पॉइंट्स या रूम कितने हैं इट वुड डिपेंड ऑन कि आपने जो हाउस सेलेक्ट किया है उसमें कितने रूम्स हैं। फिर एनर्जी कैलकुलेशंस करनी है एनुअल, उसमें आपने इस तरह की कुछ वैल्यूज मुझे बतानी है कि आप हीटिंग डिवाइस कौन सी यूज कर रहे हैं, उसकी एफिशिएंसी क्या है, हीटिंग फ्यूल कौन सा है, उसकी यूनिट कॉस्ट क्या है, हीटिंग के लिए भी, कूलिंग के लिए भी, और फिर फर्दर मोर आप अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं।
तो मैंने अपनी तरफ से आपको काफी इन डिटेल बताया है कि मैं क्या चीज आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, किस चीज का फॉर्मेट या इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, किस चीज को आपको खुद करना पड़ेगा। ओवरऑल मुझे ये वैल्यूज चाहिए, बेशक इन टेबल्स को आप चेंज कर लें, तो मुझे ये वैल्यूज चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह का टेबल, इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। डेडलाइन आपको मैं ठीक ठाक दे रहा हूँ, 1 महीना दे रहा हूँ। टाइम जो काम है, स्कोप ऑफ वर्क है, वो बहुत कम नहीं है, काम है, बट आपका मैं 10-10 बंदों का ग्रुप बना रहा हूँ। तो अगर आप 10 बंदे काम करेंगे तो ये बहुत ही आराम से, बहुत ही टाइमली ये सारा काम हो जाएगा। 10 बंदों के लिहाज से ये काम कुछ खास नहीं है। ऑल राइट, तो अब्दुल मैं मैसेज भी कर देता हूँ। तो जो साद CR मुझे आपने 10-10 बंदों के ग्रुप बना के देने। अगर 41 है, मेरे ख्याल से 40 ही है, अगर 41 है तो एक ग्रुप 11 का हो जाएगा, बाकी 10 के। पर ऐसा नहीं होगा कि एक ग्रुप 10 का है, दूसरा 8 का है, तीसरा 12 का है। मुझे इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ ग्रुप चाहिए। 10-10-10। अगर 41 है तो 11 हो सकते हैं, बट 10 मेंबर्स ही होंगे। आप लोग इस वीडियो को देखें, इन फाइल्स को देखें जो कि मैं अपलोड करके शेयर भी कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। फिर जो आपके क्वेश्चंस हैं, डू क्लैरिफाई देम। मैं नहीं चाहता कि एंड पे आप मुझे कुछ गलत चीज दे दे और मुझे आप लोगों के बहुत ज्यादा मार्क्स काटने पड़े, क्योंकि आप लोगों ने उस चीज को किया ही सिरे से गलत है। तो जो भी कंफ्यूजन हो, डू आस्क मी। और ये जो हमारा मंडे को दूसरा लेक्चर था, उसकी जगह आप इसको देख लें तो वो लेक्चर कवर हो जाएगा। सो I'll see you in the next lecture. Take care.